बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, इंडिया में आम इंतखाबात हुए और इसका एक पस मंज़र मैं आपको बताता चलूं कि 543 का ऐवान, मोदी साहब की कैंपेन और मोदी साहब का दावा 400 सीटों का, मैजिक फिगर चाहिए था हुक्मरानी के लिए 272 का। लेकिन 2019 में 303 सीटें लेने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी इस इंतखाबात में सिर्फ 240 से 245 के करीब सीटें ही ले पाई। और इस तरह यह हुआ कि वो मोदी जो एक अक्सरियती जीत का दावा करते रहे अपनी तमाम इलेक्शन कैंपेन के अंदर, वो एक सादा अक्सरियत भी लेने में नाकाम हो गए। 2019 में 303 सीटें लेने वाले नरेंद्र मोदी को अपने लिए अपनी हुकूमत और हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए उन्हें अब सहारा लेना पड़ गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाना पड़ गया, जिसमें आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार साहब की सीटें मिलाकर तकरीबन 290 के करीब सीटें उन्होंने अपनी अब अरेंजमेंट कर ली है। और इन सीटों के साथ अब वो जुमेरा 9 तारीख को, 9 जून को वो हलफ उठाने जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस और उनके अलायंस तकरीबन 330 के करीब सीटों का उनका भी दावा है। अब ये हुआ क्या कि एकदम से नरेंद्र मोदी जो 2019 में 303 सीटें लेकर वजीर आजम बने थे, इस दफा वो अपने मैजिक फिगर को भी टच ना कर सके। तो ये हुआ क्या है, इसके लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे साहब को। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? बिल्कुल खैरियत इनायत। अच्छा सर, ये एक छोटा सा मैंने मंजरनामा पेश किया है, इसमें हो सकता है कोई आदादो शुमार में फर्क आया हो, लेकिन ये यकदम क्या हुआ कि इतने बुलंदो बांग दावे करने वाले नरेंद्र मोदी यकदम सादा अक्सरियत से भी महरूम हो गए। उन्हें बिलाखिर आकर एनडीए के थ्रू अपनी वजारत उज़्मा को संभालने का सिलसिला बनाना पड़ा। तो ये क्या असर हुआ है? देखिए, हुआ ये है कि 2019 का जो इंतखाब हुआ था भारत के जो पार्लियामेंट का, उसमें एक वेव थी, मोदी वेव थी। वो पुलवामा अटैक हुआ, आपको याद होगा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्ट्राइक किया और मोदी जी ने अनाउंस किया कि हमने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है। और ये स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया और जनता ने झूम के वोट दिया मोदी जी के फेवर में। और एक वेव क्रिएट हुई जिससे इनको 303 सीट मिली। इस बार जो इंतखाब हुआ कोई वेव नहीं थी। कोशिश बहुत करी मोदी जी ने राम मंदिर अयोध्या में बना के जनवरी में, मगर पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, पीपल हैव फॉरगॉटन। और देखिए, जो हालात हैं हिंदुस्तान में आपकी पाकिस्तान जैसे हैं। यानी कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी आसमान छू रहा है, भुखमरी, हर दूसरा बच्चा को खाने को नहीं मिल रहा है। तो जो पब्लिक ने देखा है, ये मोदी हम लोग को ठग रहा है, जिन्हें बेवकूफ बना रहा है। कोई राम मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी? यानी देखिए, हाल पहले आप समझिए हालातें क्या है हिंदुस्तान में। हर साल 12 मिलियन यूथ इन इंडिया आर एंटरिंग द जॉब मार्केट, but only half a million jobs are being created in the organized sector of the Indian economy. तो बाकी 11.5 million कहाँ जाते हैं? They become hawkers, vendors, bouncers, stingers, criminals, beggars, suicides. ये हाल है। एक चपरासी की नौकरी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है, 10-20 हजार एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें कई पीएचडी, एमएससी, एमबीए, इंजीनियर्स बेगिंग फॉर अ चपरासी जॉब। ये तो रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है अंडर मिस्टर मोदी रूल। और एवरी सेकेंड चाइल्ड इन इंडिया इज मेल नरिश्ड। अगर आप गूगल पे जाइए, यू जस्ट टाइप ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दिस इज एन इंटरनेशनल रेप्यूटेड एजेंसी, और उसने रिपोर्ट दी है कि एवरी सेकेंड चाइल्ड इन इंडिया इज मेल नरिश्ड। यानी इनफैक्ट द कंडीशन इज गेटिंग वर्स अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स।
पिछले 3-4 साल में इंडिया हैज स्लिप्ड फ्रॉम पोजीशन नंबर 101 to 107 out of 125 countries surveyed. Yani we are worse in child malnourishment than neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. ये हाल हो रहा है, कीमतें आसमान पे चली गई हैं। यानी इवन सिंपल फूड स्टफ, जो दाल आटा जो आदमी खाता है, उसकी कीमतें आसमान पे जा रही। तो ये पब्लिक ने देख लिया कि मोदी हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, ये कि हिंदू मुस्लिम करके ये चाहता है हमारा वोट पाए, जबकि जो इकोनॉमिक इश्यूज है, रियल इश्यूज, उसके बारे में तो ही इज डूइंग नथिंग। इनफैक्ट व्हाट ही इज डूइंग, ही हैज बीन हेल्पिंग दीज बिग कॉर्पोरेट्स। अब यहाँ देखिए, कहा गया कि इंडिया की 7-8% हो रही है। पहले तो दीज फिगर्स आर वेरी क्वेश्चनेबल, बट लेट अस अस्यूम फॉर अ मिनट कि द फिगर्स आर करेक्ट। बट द सेकंड क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज, who is getting the fruits of this GDP growth? Is it just a handful of big businessmen like Ambani, Adani, or is it the Indian masses? Hakikat है, 7 individuals in India are owning as much wealth as the bottom half of our 140 crore people. Yani the gap between rich and poor is becoming more and more. So now people have seen through the fraud of this Modi. This Modi was a total fraud. और ये गुंडा था, पूरी पॉलिटिक्स इसकी चली गुंडाई पे, कि मुसलमानों को पीटो, उनकी लिंचिंग करो, उनको बुलडोज करो उनके घर, और उनको तमाम उठा लिए गए इनोसेंट मुस्लिम, थाउजेंड्स आर स्टिल इन जेल। जैसे वो जेएनयू का पीएचडी स्टूडेंट है उमर खालिद, और पिटाई करो, जय श्री राम न कहें। नफरत पे पूरी पॉलिटिक्स इसने चलाई, ये सोच के कि 80% इंडियंस आर हिंदूज, तो दे विल वोट फॉर मी अगर हम मुसलमानों की पिटाई करें। इसने 2-3 हजार मुसलमान कटवा दिए गुजरात में 2002 में, आपको याद होगा। जी। He was directly responsible for getting them slaughtered. I have a friend, Lieutenant General in the army, Zamiruddin Shah. He's a Muslim, but he was a Lieutenant General. He told me that I was sent with my army units to Ahmedabad to stop these riots. मगर एयरपोर्ट में मैं पहुंचा तो दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आया, डोंट एंटर द सिटी विच इज 30 माइल्स अवे, जहां मैसेकर हो रहा था मुस्लिम का। एंड ही टोल्ड मी दैट इफ आई हैड बीन परमिटेड, मैं विद इन एन आवर सब रुकवा देता। आई हैड माय आर्मी यूनिट्स। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह इज द एल्डर ब्रदर ऑफ द फेमस film actor Nasiruddin Shah. He's my friend. Former member of parliament. जी सर, मतलब आपका कहने का मकसद ये है, आपका कहने का मकसद ये है कि मोदी के खिलाफ जो है, मतलब वो अवाम ने उनको वोट दिया मोदी के खिलाफ। देखिए, अवाम ने, they have seen through the fraud of this man because of the economic crisis जो आ गई है इंडिया में। लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये सब हमको बेवकूफ बनाया जा रहा था कि राम मंदिर बनाओ, ये इस सब से कोई बेरोजगारी और महंगाई और गुर्बत दूर होगी। मतलब आपका कहने का मकसद, आपका फ्रॉड। कहने का अब मकसद नाउ ये है कि अभी तक मोदी साहब ने जो कुछ भी किया था वो सब अपने पॉलिटिकल गेन के लिए किया था और उससे अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। He's a rascal and a scoundrel, criminal. He got 2-3,000 Muslim massacred in Gujarat in 2002 just because he thought कि अब हिंदू बहुत खुश हो जाएंगे और हमें वोट पड़ेगा। एंड इनफैक्ट उस टाइम देखिए लोग इमोशनल होते हैं, कई हिंदू खुश हो गए कि मुस्लिम की पटपिटाई हुई। बट नाउ जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, they have realized that we were being befooled by this rascal Modi. He has no scruple. अब अगर आप इजाजत दें, मैं आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट जो 2024 का इलेक्शन रिजल्ट है, इसके बारे में अगर आप चाहें। जी प्लीज। Should I speak जी on जी this? प्लीज प्लीज बताएं, बताएं आप।
I can't hear you. देखिए 2040 सीट आई हैं बीजेपी की, जबकि बेयर मेजोरिटी के लिए 273 सीट चाहिए, क्योंकि 545 मेंबर का पार्लियामेंट। जी। तो इट इज 33 शॉर्ट ऑफ द द रिक्वायरमेंट फॉर अ मेजोरिटी। तो इट विल ओनली बी अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर बने। अब ये सपोर्ट लेंगे विद पर्टिकुलरली टू पार्टीज। एक तो जो पार्टी है जिसका नाम है टीडीपी, जो जिसके चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उनकी 16 सीट है। दूसरी नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, उनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, जिनके 12 सीट, प्लस सम अदर स्मॉलर पार्टी, चिराग पासवान के 5 हैं, कुछ महाराष्ट्र की पार्टियां हैं। इनके सपोर्ट के बगैर इनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती नहीं है। जी। अब ये जो जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन मुस्लिम वोट्स। इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू ने उनके मैनिफेस्टो में रखा कि हम 4% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम। तो ही डिपेंड ऑन मुस्लिम वोट्स एंड सो डू नीतीश कुमार। बीजेपी नहीं डिपेंड करता, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, मगर ये लोग को वोट मिलते हैं मुस्लिम से। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अब ये लोग जो हैं, दे विल इंश्योर कि अब जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा था, जो तलवार लटकी थी कि उनको लिंचिंग हो जाएगी, उनको उठा लिया जाएगा, उनकी पिटाई होगी बेरहमी से, अब ये नहीं होने, क्योंकि इनके बगैर गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते मोदी। प्लस जो ऑपोजिशन अलायंस है वो भी 234 सीट्स का है, वो भी नहीं परमिट करेगा। तो इसलिए मैंने आर्टिकल लिखा था कि नाइटमेयर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया इज ओवर। जो लिंचिंग, बुलडोजिंग ऑफ द हाउसेज, पिटाई, अब वो नहीं हो पाएगी, बिकॉज दे आर टू पावरफुल फोर्सेस। एक तो ये जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश नीतीश कुमार, दे विल कुमार। नॉट अलाउ इट। हम्म। ऑपोजिशन वाले नहीं करें। मगर होगा क्या, अब देखिए समझिए, ये सब जो है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, दे विल डिमांड अ पाउंड ऑफ फ्लेश। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, ये कहेंगे हमको लुक्रेटिव मिनिस्ट्री दो जिसमें हम पैसा बना सकें, फाइनेंस मिनिस्ट्री दो, कॉमर्स मिनिस्ट्री दो, इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री दो। दे विल डिमांड दैट because they have a long history of you know uh, getting concessions from their bigger partners. ये लोग भी बड़े होशियार लोग हैं और इनके डिमांड बढ़ते जाएंगे, बिकॉज दे नो कि हमारे सपोर्ट के बगैर ये मोदी गवर्नमेंट पर चल नहीं सकती। तो नाउ, हालांकि जो मैंने सुना है कि 9 तारीख को वोट हो रहा है मोदी का, बट ही विल नॉट बी द सेम मोदी जो अभी। तो इनकी कंफर्टेबल मेजोरिटी थी इन पार्लियामेंट, तो जो चाहे बाएं दाएं किए जा रहे थे। एनी हाई हैंडेड एक्ट, मुसलमानों पे खासकर जुल्म ढाना, ये सब यही इनकी पॉलिटिक्स। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस आदमी के खोपड़े में, एक्सेप्ट हेट्रेड ऑफ मुस्लिम। मतलब आप आप तो आप मगर ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी साहब की जो पहले एक हुकूमत के ऊपर गिरफ्त थी, मुल्क के ऊपर एक गिरफ्त थी सियासी तौर पे, वो गिरफ्त अब आपको काफी कमजोर होती नजर आई है। he will be a shadow of what he was. He will not be the same Modi. He will be a caricature, a scarecrow. अब वो सारी इनकी हवा निकल गई है। जो जो 56 इंच के सीना कहते थे और विश्व गुरु और ये सब जो दादागिरी, गुंडाई और रंगबाजी करते रहते थे, वो कोई इनको, नोबडी डेयर टू अपोज हिम, क्योंकि कोई अपोज करे उठवा लेते थे, जेल भिजवा देते थे। बड़ा यहाँ पे डर का माहौल था। ये 10 साल जो इन्होंने हुकूमत करी, पीपल ऑल टेरराइज कि भैया इनके खिलाफ बोलो तो ये तो उठवा लेंगे। हम्म। और बिकॉज ही वाज सो पावरफुल एंड ही हैड अ कंफर्टेबल मेजोरिटी, और सारी स्टेट एजेंसी इनके अंडर थी। दे कुड अरेस्ट यू एंड टॉर्चर यू और डू एनीथिंग। सब लोग डरे हुए थे। तो अब सर वो आप। माहौल, डर का माहौल, अब डर का माहौल नहीं रहा। अब तमाम लोग तनकीद कर रहे हैं। अब नाउ पीपल, देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम।
फ्रीडम आई है इंडिया में, अब लोग बोल रहे हैं खुल्लम खुल्ला। जो अभी तक डरते थे 10 साल, मैंने वी वर लिविंग अंडर टेरर, नॉट ओनली मुस्लिम बट इवन हिंदू, मगर खासकर मुसलमान तो बहुत ही, मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड हैं, इतने बेचारे सहमे हुए, डरे हुए, चुपचाप से बैठे थे कि न जाने कब हमको मर्डर करा दें, हमको उठवा दें। ये जो गुंडा और क्रिमिनल है ये मोदी, ही बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द आरएसएस। और मैं आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं 20 साल मैंने वकालत करी इलाहाबाद में, तो बहुत वकील थे आरएसएस के, उनसे मेरी काफी बात हुई। इनके मन में सिर्फ हेट्रेड ऑफ मुस्लिम है और कुछ नहीं है। they are full of hatred against Muslims. और मोदी himself was from an early age part of the आरएसएस। इनके एक लीडर हुआ करते थे आरएसएस के, जिनका नाम था MS गोलवालकर, ऑल्सो कॉल्ड गुरुजी। वो 25-30 साल लीडर थे आरएसएस। उन्होंने किताब लिखी अ बंच ऑफ थॉट्स, आप नोट कर लीजिए, अ बंच ऑफ थॉट्स, उनकी बाइबल है। और उसमें एक चैप्टर है फुल ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम, कि ये सब फॉरेन इन्वेडर्स हैं, लूटर्स हैं, इन्होंने हमारी औरतों को रेप किया और लूट लिया, और टेररिस्ट हैं, गैंगस्टर हैं, फुल ऑफ abuses against Muslims, and this compulsory reading for every RSS member. They are full of hatred against Muslims. तो मोदी जी बेसिकली आरएसएस के आदमी थे, बाद में वो पॉलिटिक्स में आए, ही वाज वेरी एक्टिव, प्रचारक हो गए, जो एक्टिव उनका आरएसएस का मेंबर होता है। तो लिहाजा इनके मन में सिर्फ हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम है। द मैन हैज नो साइंटिफिक आइडिया, ही टॉक्स नॉनसेंस। जैसे इन्होंने कई स्पीचेस में कहा कि एंशिएंट इंडिया में हेड ट्रांसप्लांट होता था, क्योंकि हमारे जो भगवान है गणेश, उनका हाथी का सर है, और वो क्वीन गांधारी थी जो मदर ऑफ द कौरव, जो महाभारत वॉर में, उनके 100 बच्चे हुए बाय स्टेम सेल थेरेपी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम लोग को मालूम था एंशिएंट इंडिया। ये सब मोदी जी ही बिलीव्स इन ऑल दिस, इज व्हाट इज टॉट इन आरएसएस। नॉनसेंस। तो हमारे यहाँ हवाई जहाज होते थे, रावण के पास 24 किस्म के हवाई जहाज होते थे, वो एटम बॉम्ब और मिसाइल, ये सब नॉनसेंस, अनसाइंटिफिक आइडिया, बिल्कुल फॉल्स, ये सब भरा हुआ है इनके दिमाग में। टोटल रिएक्शनरी, he would like to take India back into the Middle Ages. So thank God we are all right-minded people are very happy with this rascal, this crook, this fraud. Modi is now, he may be there, but he's not the same Modi. अब बिल्कुल इनके तो जैसे कि कहते हैं बैसाखी पे अब चलेंगे, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे चल सकते हैं। अच्छा, इनमें अब वो रहा नहीं, ही इज नॉट द सेम मोदी। जैसे साहब आप मुझे ये यस। बताएं कि इस दफा मेरा ख्याल है मोदी साहब को एक बड़ी कड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आने वाले वक्त में आप ये भी देखते हैं कि आपके उधर तो धड़ेबाजी, सियासी धड़ेबाजी एक मतलब के होती रहती है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी टाइम अगर जो इत्तेहादी मोदी साहब के साथ आज मिले हैं, अगर वो मोदी साहब की पॉलिसियों से या मोदी साहब की कारकर्दगी से अगर वो खुश नहीं होते, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम कांग्रेस जो है वो इसका फायदा उठा सकती है? कांग्रेस को तो फायदा हुआ ही है, बिकॉज दे हैव इंक्रीज देयर सीट्स। मगर देखिए, यहाँ मैं, अगर 2 मिनट टाइम दे, मैं अपनी ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि जी। क्या होने जा रहा है। देखिए, लेट मी परमिट मी टू गो इनटू हिस्ट्री अ बिट, क्योंकि मैंने आर्टिकल लिखा है द एज ऑफ द लेटर मुगल्स हैज कम इन इंडिया। अब लेटर मुगल्स क्या मतलब, लेटर मुगल्स क्या मतलब, somebody trying to call me. जी। हाँ, now the last strong Mughal emperor was Aurangzeb, who died in 1707. Thereafter also there were Mughal emperors, but they were known as the later Mughals from 1707 to 1857.
ये जो लेटर मुगल्स थे, ये सिर्फ नाम के एम्परर रह गए। इनकी सारी एम्पायर निकल गया इनके हाथ से, सिर्फ दिल्ली रह गया। वो जो लोकल मुगल गवर्नर, मुगल जनरल थे, सब ने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, चाहे हैदराबाद में, चाहे अवध में, चाहे बंगाल में। दे वर एम्परर ओनली इन नेम एंड वेरी वीक एम्परर। तो ये मैंने कंपेयर किया है जो आज में हिंदुस्तान में हाल है, एज ऑफ द लेटर मुगल्स। क्योंकि बड़ी वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर्स, रीजनल सत्रप्स, और ये सब जो हैं ये किंग मेकर्स। जैसे औरंगजेब के डेथ के बाद सैयद ब्रदर्स हुए, आप अगर हिस्ट्री की बुक पढ़िए, आफ्टर औरंगजेब डेथ सैयद ब्रदर्स मुगल एम्पर बनाते थे और गिराते थे। इसी तरह ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ये सब चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और गिराएंगे। और बड़ी क्योटिक कंडीशन रही इन द एज ऑफ द लेटर मुगल्स। वो मराठा लूट रहे हैं और ये ठग पिंडारी लूट रहे हैं। क्योटिक क्योस टर्मोइल पूरा चला है हिंदुस्तान में, जब तक कि ब्रिटिश रूल वाज फर्मली एस्टेब्लिश। तो कहने का मतलब जो मुझे लग रहा है कि एज ऑफ द लेटर मुगल्स हैज कम, वेरी क्योटिक conditions are coming. I am very happy that this rascal Modi is out, but I have no illusions that good days are coming. आप समझे ना, मोदी के जाना तो बहुत जरूरी था। ये तो हम लोग की लाइफ हेल्थ क्रिएट, 10 साल इसने हम लोग क्रिएट कर दी। बट जो ऑल्टरनेटिव जो आ रहा है, ये हम लोग को इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छा रोजी कंडीशंस आर कमिंग। इनफैक्ट देयर विल बी मोर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर और बढ़ता चलेगा। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो बस नाम की गवर्नमेंट रहेगी। ऑलरेडी मोदी हैज बीन रिड्यूस टू अ फिगर हेड। वो पूरा जो ये एलाइज हैं, दे ऑल ब्लैकमेलर्स। ये हर दूसरे दिन आएंगे इसके पास कि हमें ये दो, ये दो। द डिमांड विल कीप इंक्रीजिंग। ये दे विल नॉट, जो शुरू में मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी, स्टेट को स्पेशल स्टेटस का डिमांड है, एंड दे विल से कि कोई आप पॉलिसी डिसीजन मोदी की मतलब नहीं आप लेंगे, हम आप दे। आप आप स्मेल कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी अभी? बहुत इंस्टेबिलिटी बढ़ती चलेगी। मैंने बताया ना, जैसे लेटर मुगल्स के जमाने में बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो ये जो लेटर मुगल्स है इन इंडिया, बिल्कुल क्योटिक कंडीशन बढ़ती चलेगी। क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाएगी। जी। ऑलरेडी मोदी हैज बिकम इम्पोर्टेंट एंड द रियल पावर विल बी विद द चीफ मिनिस्टर्स। तो ये सब जो चीफ मिनिस्टर हैं, दे आर ऑल आउट फॉर पावर एंड वेल्थ। दे हैव नो डिजायर टू हेल्प इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते चलेंगे। दे वांट टू इंक्रीज देयर पावर एंड देयर अथॉरिटी। तो इनसे कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रियल पावर विल डिवॉल्व टू द चीफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई दम नहीं रहेगा। ऑलरेडी इट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये जो मोदी जी हैं, सिर्फ 240 सीट है, बगैर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एंड सम अदर्स ये चला ही नहीं सकते गवर्नमेंट। और मतलब ये लोग आपको सब जो है ब्लैकमेलर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से कांग्रेस फायदा उठाएगी और कांग्रेस भी कभी इक्तदार में आ सकती है अभी? देखिए, कांग्रेस कांग्रेस विल बी वन ऑफ द पार्टनर। देखिए, मोदी लेड अभी अलायंस बन रहा है। आफ्टर 6 मंथ मानिए टूट जाए तो कांग्रेस लेड अलायंस बने। बट आई हैव नो इल्यूजन अबाउट कांग्रेस। कांग्रेस ने जो करप्शन किया है इस मुल्क में, इंतहा कर दी थी। जो इनकी यूपीए गवर्नमेंट के ये लीडर थे, जो 2004 से 2014 में हुकूमत करी हिंदुस्तान पे, लूट लिया हिंदुस्तान। यानी स्कैम आफ्टर स्कैम हुए अंडर कांग्रेस रूल। और स्कैम करोड़ों के नहीं, लाखों करोड़ के। जैसे 2G स्कैम, CWG स्कैम, कोलगेट स्कैम, हर महीने एक नया स्कैम हो जाता था। और ये पैसा सब कहाँ गया? ये सब सोनिया गांधी लेके फॉरेन बैंक में इसने डाल दिया अपने खाते में। क्योंकि शी वॉज द रियल प्राइम मिनिस्टर। नाम के लिए तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, बट ही वॉज जस्ट ए डमी। एवरीबॉडी नोज जो सोनिया गांधी कहती थी वो करते थे। और सोनिया गांधी बड़ी भारी डकैत थी। सारा
lakhs of crores, billions of dollars she took away from India and put it all in secret havens or Swiss banks or God knows where. So I have no expectation from Congress. I hate the BJP because I hate communal people. I love secular people. But I have no illusion about Congress. बहुत करप्शन किया, लूट लिया इन लोगों ने, तो लिहाजा मैं कोई वो नहीं हूँ, कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ। जैसे साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने का। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आपको हमने एक मुकम्मल तरीके से जैसे साहब की ज़बानी सुनवाया कि इंडिया के इलेक्शंस के आफ्टर मार्क्स और इलेक्शंस के मामलात क्या चल रहे हैं। आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत कीमती आपकी आरा होती है, हमें अपने प्रोग्राम में बेहतरी करने का भी मौका मिलता है। तो अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।